हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उस दिन हमने राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय की लागत के विषय में चर्चा की थी तथा जीबीए तथा जीडीपी में अंतर बताया था। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं और उनके बीच में संबंध। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जीडीपी और जीएनपी के विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी तथा एनएनपी यही राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं। आइए हम समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं हैं, एक है घरेलू उत्पाद, एक है राष्ट्रीय उत्पाद। तथा जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी हैं, ये धारणाएं इन्हीं दो धारणाओं का प्रतिरूप हैं या इन्हीं दो धारणाओं पर आधारित हैं। आइए हम समझते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका हिंदी में रूपांतरण सकल घरेलू उत्पाद होता है। आइए हम पहले चारों के फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तथा एनडीपी का फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद। तथा एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध और सकल में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो आइए हम समझते हैं सकल क्या होता है और शुद्ध क्या होता है। सकल धारणा, जब भी किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा होता है तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास को घटाया नहीं गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमने 10,000 रुपये का मोबाइल लिया, तो जो उसका मूल्य है 10,000, वो है सकल धारणा। उपभोग या ह्रास से अर्थ है जैसे हमने 10,000 का मोबाइल लिया, उसे 1 साल चलाया, 1 साल यूज किया, उसके बाद उसकी कीमत 10,000 ही थोड़ी रहेगी, माना 8,000 हुई। तो जो 2,000 है वही है उपभोग या ह्रास। ह्रास का अर्थ होता है कमी, तो इसमें 2,000 की कमी हुई, वही ह्रास है। अगर वो नहीं घटाया गया है, मतलब 10,000 के 10,000 ही हैं, तो उसे सकल धारणा कहेंगे। जबकि निवल धारणा या शुद्ध धारणा क्या होती है? जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास को घटा देते हैं तो हमें निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। जब हम उस 10,000 के मोबाइल में जो ह्रास हुआ है 2,000 का, उसे घटा देंगे तो जो 8,000 बचेगा वो होगी निवल या शुद्ध धारणा यानी नेट कॉन्सेप्ट। आइए हम समझते हैं जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, ठीक वही है कि किसी देश की सीमा के अंदर स्थित निवासी उत्पादक या गैर निवासी उत्पादकों द्वारा 1 वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अर्थात सरल शब्दों में समझें तो जो हमारी देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का हो रहा है, वस्तुओं का हो रहा है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है वही जीडीपी होता है, या उनका जो मूल्य है वही जीडीपी होता है। बस इतना है कि इसमें ये नहीं देखा जाता है कि वह नागरिक जो उत्पादन कर रहा है वो उसी देश का है या किसी अन्य देश का या विदेशी है। इसमें बस देश की सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जीडीपी ही है। जैसे आपने सुना होगा कि इस साल जीडीपी में 5% की वृद्धि हुई, इस साल 10% की वृद्धि हुई, तो यही आर्थिक वृद्धि होती है। अर्थात आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जीडीपी ही है। आइए अब हम समझते हैं जीडीपी के क्या यूज है, क्यों हमें जीडीपी निकालना जरूरी है, सरकार क्यों जीडीपी निकालती है। तो जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। जैसा मैंने अभी ऊपर नोट में बताया है कि 5% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, यही वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन होता है, यही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है।
इसलिए जीडीपी निकालनी पड़ती है। जीडीपी एक परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसमें केवल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य पता चलता है, उनकी गुणवत्ता नहीं। इसमें ये पता नहीं चलता है कि वस्तु तथा सेवा जो उत्पादित हो रही है वह शुद्ध है या अशुद्ध है, अर्थात उसकी गुणवत्ता का पता नहीं चलता। इसमें केवल उसके मौद्रिक मूल्य का पता चलता है, इसलिए इसे परिमाणात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, अर्थात इसका परिमाण होता है। और जीडीपी का थर्ड उपयोग है कि दो देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तुलना करने में यही सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जब दो देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना की जाती है तो जीडीपी को ही यूज किया जाता है। आइए हम समझते हैं जीएनपी क्या होती है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसा कि हमने बताया है जीडीपी में कि देश की सीमा के अंदर ही उत्पादन होना चाहिए, और फिर वो मायने नहीं रखता कि वो उत्पादन देश का निवासी कर रहा है या गैर निवासी। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश की सीमा के अंदर या किसी देश की सीमा के बाहर उत्पादन होना चाहिए और वो देश का निवासी करना चाहिए। तो जो इसका मौद्रिक मूल्य होगा वो जीएनपी होगा। हम अमेरिका जाएं और वहाँ उत्पादन करें या वहाँ किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करें, जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त हो अपने देश को भेजें, तो जो हमारा मौद्रिक मूल्य हमारी वस्तु का, हमारी सेवा का, वो जीएनपी में ऐड होगा, ना कि जीडीपी में। और जैसे कोई अमेरिकन है वो हमारे देश में आकर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, तो जो उस सेवा या वस्तु का मौद्रिक मूल्य होगा वो अपने देश को भेजेगा, तो वह हमारी जीएनपी में ना जुड़कर उस अमेरिका की जीएनपी में जुड़ेगा। लेकिन केवल अमेरिका की जीएनपी में जुड़ेगा, जीडीपी में नहीं, वो हमारे भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। इसमें एक शर्त होती है कि जो नागरिक है उसे देश की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। अब जैसे हम अमेरिका जाएं और वहाँ उत्पादन करें तो उसका जो मूल्य प्राप्त हो, अगर हमें अमेरिका की नागरिकता है तो वह अमेरिका की ही जीएनपी में ऐड होगा, ना कि भारत के जीएनपी में। अर्थात किसी देश की सीमा के अंदर तथा बाहर देश की नागरिकता प्राप्त नागरिकों द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीएनपी कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे जीएनपी का एक फॉर्मूला है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। मतलब जो देशवासी हैं विदेश में रहते हैं उनके द्वारा अर्जित आय जीडीपी में ऐड होगी, तथा जो भारत में विदेशी रहते हैं उनके द्वारा अर्जित आय उसमें से माइनस कर दी जाएगी, वही जीएनपी के बराबर होगी। अभी हमने समझा है जीएनपी क्या होती है, अब हम समझते हैं जीएनपी के यूज क्या हैं, क्यों जीएनपी निकालने चाहिए। तो जो आईएमएफ है, शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो जीएनपी के द्वारा दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। मतलब कौन सा देश किस रैंक पे अमीर है, किस रैंक पर गरीब है, यह आईएमएफ तय करता है। लेकिन करता किस आधार पर है? पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता या तुल्यता के आधार पर। मतलब कौन सा देश कितना क्रय करता है, कितना विक्रय करता है, इसकी तुलना करने के बाद देशों की रैंकिंग तय करता है आईएमएफ। तो जीएनपी के द्वारा आईएमएफ पीपीपी के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है। तो जो 2015-16 में आईएमएफ द्वारा रैंकिंग तय की गई थी तो पीपीपी के आधार पर की गई थी। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी चीन की, उसके बाद था अमेरिका और भारत था तीसरे नंबर पर। और जो भारतीय मुद्रा का विनिमय दर है उसके आधार पर भारत 6वें नंबर पर था। इसका जीएनपी का दूसरा यूज है
राष्ट्रीय आय को आंकने में। तो जीएनपी जीडीपी तुलना में राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए विस्तृत पैमाना है, क्योंकि जीडीपी में केवल परिमाणात्मक तस्वीर पेश की जाती थी, जबकि इसमें गुणात्मक तस्वीर भी पेश की जाती। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जीडीपी में केवल परिमाणात्मक दृष्टिकोण थे, जबकि जीएनपी में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण हैं। इसलिए जो जीएनपी है वो जीडीपी से अधिक विस्तृत है राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए। तथा यह जो जीएनपी है वो एक अर्थव्यवस्था की, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था की दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालती है। यह सब कैसे पता चलता है? किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश से लिए गए कर्ज से यह जानकारी प्राप्त होती है। आइए हम समझते हैं एनडीपी क्या होती है। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ शुद्ध और सकल में क्या अंतर होता है। जो शुद्ध और सकल में अंतर होता है वही शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। अर्थात शुद्ध एनडीपी का अर्थ है जीडीपी में से ह्रास को घटा देना, जो प्राप्त हो वही एनडीपी होता है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए, उसे ही जो हमें प्राप्त होता है उसी को एनडीपी कहते हैं। और जो मूल्य कटौती होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। हमारा फ़ोन तो है नहीं कि हमने 2000 कम कर दिया, हमें इतने ही बेचना है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो इसे सरकार निर्धारित करती है कि कितनी मूल्य कटौती करनी होगी। भारत में जो मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वही भारत में मूल्य कटौती करता है, मूल्य कटौती की दर को निर्धारित करता है। पहले ही मैंने बताया है कि जीडीपी माइनस ह्रास कर दो तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा, अतः एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास या उपभोग। तो एनडीपी का यूज है, जैसे इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। अर्थात समय के बढ़ते किसी वस्तु के मूल्य में या किसी सेवा के मूल्य में कितना ह्रास हुआ है उसे समझने के लिए एनडीपी का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात प्रयोग अधिक होंगे, विकास अधिक होगा। जैसे आज 4G मोबाइल चल रहा है और 5G मोबाइल आ जाए तो 4G की वैल्यू तो अपने आप कम हो जाएगी, अर्थात उसके मूल्य में अपने आप कटौती हो जाएगी। तो बस जितनी कटौती हुई है उसी को दर्शाने के लिए एनडीपी का यूज किया जाता है। हाँ, एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जो एनडीपी है इसका यूज दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं अपनी मूल्य कटौती अलग अलग दरों पर करती हैं। भारत अलग दर पर अपनी मूल्य कटौती करेगा, अमेरिका अलग दर पर करेगा, फ्रांस अलग दर पर करेगा, चीन अलग दर पर करेगा। अर्थात अलग अलग दरों पर अगर कटौती होगी तो अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं की जा सकती। कोई देश कम कटौती करेगा तो कोई देश अधिक कटौती करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की तुलना करने में सही प्रमाण प्राप्त नहीं होंगे। अतः एनडीपी का यूज अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता। आइए हम समझते हैं एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। जो अंतर जीडीपी तथा एनडीपी में था वही अंतर एनएनपी और जीएनपी में है। अर्थात जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास या उपभोग को घटा दें, मूल्य कटौती को घटा दें, तो जो आय प्राप्त होगी वही एनएनपी कहलाएगी। अर्थात एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास। और ह्रास तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं, ह्रास क्या होती है या मूल्य कटौती क्या होती है। जिस तरह जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी की यूज हैं उसी प्रकार एनएनपी के भी कुछ यूज हैं। जिस तरह जीएनपी किसी
अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय थी, उसी प्रकार एनएनपी भी किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। और राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है, अर्थात एनएनपी से भी प्रति व्यक्ति आय का पता चलेगा। अर्थात कैसे पता चलेगा? तो जो देश की कुल आबादी है उसमें एनएनपी का डिवाइड कर देंगे, उससे हमें प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, किसी देश की आबादी 500 है और राष्ट्रीय आय एनएनपी 100 रुपये है, तो प्रति व्यक्ति आय 500 डिवाइड 100 5 रुपये होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। सॉरी राष्ट्रीय आय नहीं, देश की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि 2015-16 के अनुसार पीपीपी के आधार पर भारत किस नंबर पर था, भारतीय अर्थव्यवस्था किस रैंक पर थी। यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।